नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का ये सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे इंडोनेशिया में हुए G20 शिखर सम्मेलन की। इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 सम्मेलन संपन्न हुआ और इस सफल बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आज भारत को G20 की आधिकारिक रूप से अध्यक्षता मिल गई है। इंडोनेशिया ने भारत को आगामी वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता सौंपी। इसी के साथ बाली में G20 समिट का समापन हो गया। आपको बता दें कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। G20 समिट में समापन पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुखद संयोग है कि हम G20 अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। बता दें कि 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद G20 समूह का गठन हुआ था। वैश्विक स्तर पर आर्थिक मामलों में सहयोग के लिए यह समूह काम करता है। अगले साल 2023 में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में अगला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। G20 समूह में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत के अलावा अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राजील, कनाडा, चीन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब और टर्की शामिल हैं। हारे हैं पहली तस्वीर जहां पर इंडोनेशिया द्वारा भारत को कमान सौंपी गई 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे को अभिवादन एक दूसरे का कर रहे हैं और बाइडेन भव्य नज़ारे G20 सम्मेलन में देखने को मिले। वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं। और वहीं चौथी और आखिरी तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते हुए। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार बाली शिखर सम्मेलन में इसके क्या मायने हैं। तो बाली शिखर सम्मेलन के मायनों की हम बात करें, G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच। बाली में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुखों का सम्मेलन। G20 संगठन और भारत की G20 प्रेसिडेंसी के बारे में बाली घोषणा पत्र पर बातचीत। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत पूरे देश में 32 विभिन्न क्षेत्रों में 200 बैठकें करेगा। G20 देशों का वैश्विक जीडीपी का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सार्थक नेतृत्व और बेहतर मार्गदर्शन का अवसर। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत समावेशी विकास व्यवस्था, ग्रीन डेवलपमेंट, तकनीकी बदलाव, महिलाओं को आगे रखने वाले विकास, बहुपक्षीय सुधार जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर वैश्विक एजेंडा तय करने का मौका। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा, जो देश का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। भारत की G20 अध्यक्षता का लोगो, थीम और वेबसाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2022 को लॉन्च किया। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक एक भविष्य की तरफ बढ़ती हुई और समृद्ध, समावेशी, विकसित समाज बनाने की कोशिश। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को 2023 के लिए G20 समूह की अध्यक्षता सौंपी। वहीं भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम
G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा मर्डर केस में नया मोड़ आया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्या मामले में दिल्ली पुलिस को आफताब का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दे दी है। अब दिल्ली पुलिस जल्द ही हत्या के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराएगी। दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में नार्को टेस्ट की इजाजत के लिए अर्जी लगाई थी। मामले में आफताब लगातार जांच भटकाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने बताया कि वो श्रद्धा के मोबाइल और कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई आरी को लेकर सही जानकारी नहीं दे रहा है। वो कभी मोबाइल महाराष्ट्र में तो कभी दिल्ली में फेंकने की बात बता रहा है। हथियार को लेकर भी अभी तक उसने कहीं जानकारी नहीं दी है। नार्को टेस्ट के जरिए अब पुलिस मामले की तह तक जाएगी। इससे पहले पुलिस आफताब को उसी जंगल में लेकर गई जहां उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंका था। बता दें कि पालघर पुलिस के सामने 12 अक्टूबर को माणिकपुर पुलिस थाने में श्रद्धा वालकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दरअसल श्रद्धा के बचपन के दोस्त लक्ष्मण ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर को बताया था कि उनकी बेटी से उसका पिछले कई महीनों से संपर्क नहीं हो रहा है और अनहोनी की आशंका है। इसके बाद श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने शिकायत दर्ज कराई थी। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि श्रद्धा मामले में कब क्या हुआ। सर्चिंग के दौरान जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो इंसान के लग रहे हैं। फॉरेंसिक जांच के जरिए इसकी पुष्टि भी की जाएगी। बॉडी पार्ट्स का डीएनए टेस्ट होगा। आफताब ने मुंबई या उसके आसपास श्रद्धा का मोबाइल फेंका था।
लास्ट लोकेशन के जरिए पुलिस फोन की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस दूसरी बार आफताब को लेकर मेहरौली के जंगल पहुंची। पहली बार कब गई थी, इसकी तारीख नहीं बताई गई है। दिल्ली पुलिस की आफताब और श्रद्धा के कॉमन दोस्तों से पूछताछ जारी है। श्रद्धा ने पहले किया था डेटिंग ऐप पर आफताब से संपर्क। 2 साल तक लिव इन में रहने के बाद आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। आफताब श्रद्धा 8 मई को दिल्ली पहुंचे, 18 को हुआ कत्ल। मर्डर के बाद दूसरी लड़की फ्लैट में बुलाई, श्रद्धा के टुकड़े अलमारी में छिपाए।